दोस्तों नमस्कार। IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो को देख रहे होइएगा, उसका नोट्स बना रहे होइएगा और चीज़ों को समझ रहे होइएगा। यदि आप लोग BPSC के एस्पिरेंट हैं तो आप ये मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री के सीरीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं तो वहाँ लगभग 35 प्रश्न पूछे जाते हैं। उस 35 प्रश्न में से आप 33 से 34 बनाने की स्थिति में रहिएगा और यही स्थिति आपके अन्य PCS एग्ज़ाम में भी आपकी रहने वाली है। हमारे चर्चा के दौरान आज का हमारा विषय है आंग्ल अफ़गान युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध तथा आंग्ल बर्मा युद्ध। आइए हम लोग शुरू करते हैं आंग्ल अफ़गान युद्ध से। प्रथम आंग्ल अफ़गान युद्ध 1839 ईस्वी से 1842 ईस्वी के बीच में होता है। इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड होते हैं। इस युद्ध के पीछे पृष्ठभूमि क्या है? अफ़गान जो है सो रसिया और ब्रिटिश इंडिया, जो इंडिया था उसे ब्रिटिश इंडिया उस समय बोला जाता था, के बीच का एक बफर जोन था। ठीक है, इंडिया अंग्रेज़ों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र था। इस साइड रसिया था। यदि रसिया अफ़गान पे हमला करके अफ़गानिस्तान पे हमला कर देता है तो रसिया और ब्रिटेन इंडिया या इंडिया की सीमा जो है सो मिल जाती। ये चीज़ ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे, इसीलिए वो चाहते थे कि ये जो क्षेत्र है इस पे हमेशा इनका कब्जा हो। इसी वजह से इन्होंने क्या किया, प्रथम आंग्ल अफ़गान युद्ध शुरू किया। जिसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या थी, तो अफ़गान में उस समय उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। इस उत्तराधिकार के युद्ध में अंग्रेज़ों ने एक पार्टी का समर्थन किया और शाह शुजा नामक एक व्यक्ति को वहाँ का अमीर बना दिया। अमीर बनाने का मतलब क्या है, वहाँ का प्रमुख बना दिया, वहाँ का प्रशासक बना दिया और उसे लगा कि सारी चीज़ें ठीक है। एक सेना की छोटी सी टुकड़ी इसके पास छोड़कर जब अंग्रेज़ वापस आने लगे तो ये अफ़गानिस्तान के जो दूसरा दल था, इस शाह शुजा के जो प्रतिद्वंदी थे, उन्होंने अंग्रेज़ों पे हमला कर दिया। जब ये सिंध के आसपास के क्षेत्र में थे तो उस समय अंग्रेज़ों पे हमला कर दिया और अंग्रेज़ों को खदेड़ कर भगाया। सिंध से उस समय मदद मांगी गई अंग्रेज़ों के द्वारा। सिंध ने जो मदद की वो मदद मिलने में लेट हो गया, विलम्ब हो गया और इस वजह से अंग्रेज़ों की इस क्षेत्र में फजीहत हो गई। ठीक है, और शाह शुजा को अफ़गान से हटा दिया गया। ये है प्रथम आंग्ल अफ़गान युद्ध। लॉर्ड ऑकलैंड आपको याद रखना है, शाह शुजा नाम याद रखना है, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं आपको याद रखना है। इसी के पृष्ठभूमि में आता है आंग्ल सिंध युद्ध। जब यहाँ पे अंग्रेज़ों की फजीहत हो चुकी है तो फजीहत से बचने के लिए इसे कुछ ना कुछ तो करना है, तो इसने सिंध पे आरोप लगाया कि आपने हमें सही समय पे सेना मुहैया नहीं कराया, जिस वजह से हम अफ़गानिस्तान में हार गए। ठीक है, इस समय लॉर्ड एलन बरो गवर्नर जनरल थे और जो सेनापति था वो नेपियर। ये नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पहले भी पूछा जा चुका है नेपियर का नाम। ठीक है, कि आंग्ल सिंध युद्ध से कौन जुड़े हुए थे, यह आपको मैच मिलाने के लिए दे देगा और आंग्ल सिंध युद्ध और एक साइड में नाम दे देगा नेपियर। ठीक है, तो इसके नेतृत्व में सिंध को विजित कर लिया गया, सिंध को जीत लिया गया। इस समय एक इतिहासकार ने कहा भी था कि सिंध विजय अफ़गानी तूफान की पूछ थी। ठीक है, पृष्ठभूमि से आप चीज़ों को समझ गए होइएगा कि ये बात कैसी हो रही है। ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, इसलिए इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अफ़गान के साथ आगे चल के 1861 ईस्वी के आसपास हेनरी लॉरेंस नामक जो भारत के गवर्नर जनरल था, या उस समय वायसराय कहा जाने लगा था, उसने एक नई नीति लेकर आया। उस नीति को बोला जाता है शानदार निष्क्रियता की नीति या दक्ष निष्क्रियता की नीति। ठीक है, इस नीति में क्या कहा गया? इस नीति में कहा गया कि हम अफ़गानिस्तान के खिलाफ़ कोई भी आक्रामक पॉलिसी नहीं लाएंगे। हम इसके साथ अफ़गानिस्तान के साथ दोस्ताना संबंध रखेंगे। दोस्ताना संबंध रखने का क्या मतलब है कि जब रसिया अफ़गानिस्तान पे हमला करेगा
तो रसिया से तो ये अफ़गानिस्तान अकेले टक्कर ले नहीं सकता है, तो ये मदद मांगने के लिए इंडिया के पास आएगा, और इंडिया के पास मदद मांगने आएगा तो हमारा संबंध इसके साथ अच्छा रहेगा। ठीक है, हम यदि खुद इस पे हमला करने जाएंगे तो ये फिर हमसे न मदद मांग के ये रसिया से मदद मांगने चला जाएगा, और इस केस में क्या होगा, ये रसिया से मिल जाएगा और हमारी स्थिति कमज़ोर हो जाएगी। तो इंडिया की स्थिति कमज़ोर न हो, इसी को लेकर एक नीति लाया गया जिसे बोला गया दक्ष निष्क्रियता की नीति। इस पे ऑलरेडी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है, लेकिन इतिहास के प्रश्नों में रिपीट होने की भी प्रवृत्ति रहती है, इसीलिए आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये प्रश्न दोबारा भी पूछा जा सकता है। अभी 1-2 साल पहले बिहार का बीपीएससी का एग्ज़ाम हो रहा था, तो उसमें पूछा गया था कि अफ़गानिस्तान के खिलाफ आक्रामक नीति कौन लेकर आया। हो सकता है आगे पूछ ले दक्ष निष्क्रियता की नीति कौन लेकर आया। ठीक है, तो इसे आप लोग ज़रा ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय आंग्ल अफ़गान युद्ध। द्वितीय आंग्ल अफ़गान युद्ध के समय लॉर्ड लीटन गवर्नर जनरल था। लॉर्ड लीटन एक नीति लेकर आता है जिसे अग्रगामी नीति या आक्रामक नीति कहा जाता है। इसका फिर से मानना यही था कि हम दक्ष निष्क्रियता की नीति को त्यागते हैं, उससे हमें कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, और हम आक्रामक नीति अपनाते हैं। और जैसे प्रथम आंग्ल अफ़गान युद्ध के दौरान शाह शुजा को वहाँ का अमीर बनाया गया था, उसी प्रकार इस समय याकूब नामक व्यक्ति को अफ़गानिस्तान का अमीर बनाया जाता है। ठीक है, वहाँ पे होता वही है, फिर से चीज़ें रिपीट हो जाती है और अफ़गानियों के द्वारा इसे भी खदेड़ कर भगा दिया जाता है। जब ये भाग कर वापस इंडिया आता है तो लॉर्ड लीटन के द्वारा कहा जाता है, अंग्रेज़ों के द्वारा कहा जाता है कि चलो फिर से युद्ध करेंगे और फिर तुम्हें वहाँ का अमीर बनाएंगे। तो ये बोलता है कि मैं यहाँ पे कोई भी काम कर लूँगा, मैं यहाँ पे घास भी काट लूँगा, लेकिन अफ़गानिस्तान का अमीर मुझे नहीं बनना है। मतलब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि अफ़गानिस्तान या अफ़गान जो है सो खुद में एक स्वतंत्रता प्रिय राज्य था उस समय। यही द्वितीय आंग्ल अफ़गान युद्ध की कहानी है, यानी इसमें भी अंग्रेज़ों की हार होती है। अब अफ़गानिस्तान से जुड़ी हुई 1-2 बातें और है जो अभी तक परीक्षा में नहीं पूछा गया है। एक है पंजदेह की समस्या। ठीक है, पंजदेह की समस्या के विषय में आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये डफरिन के समय में हुआ था। ठीक है, डफरिन के समय में, और ये विवाद अफ़गानिस्तान से तो जुड़ा हुआ है, लेकिन इस विवाद में रूस भी है। जब भी अफ़गानिस्तान से विवाद की बात होगी तो रूस के साथ भी विवाद की बात होगी, ये यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, लॉर्ड डफरिन के काल में ये हो गया। ये पंजदेह की समस्या चलती रही। बाद में 1907 ईस्वी में रूस और ब्रिटेन के बीच में एक समझौता होता है। ठीक है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसमें यह कह दिया जाता है कि अब न तो ब्रिटेन और न ही रूस अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश अफ़गानिस्तान के खिलाफ करेगा, या अफ़गानिस्तान में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश नहीं करेगा, और इसके साथ ही अफ़गानिस्तान का मामला हमारा समाप्त हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं एंग्लो नेपाल वार। ये एक बेहद छोटा सा, इसकी एक छोटी सी कहानी है, अभी 1 मिनट में हो जाएगा। इस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, यहाँ पे नेपाल पहाड़ी इलाका है। ठीक है, नेपाली इसके साथ तो अवगत थे, इस स्थिति पहाड़ी इलाकों से परिचित थे, पर अंग्रेज़ों के लिए यहाँ पे युद्ध करना बहुत ही मुश्किल और दुरूह था। और एक नहीं, अनेक राउंड के युद्ध हुए, जिसमें एक निर्णायक युद्ध हुआ अल्मोड़ा में। ठीक है, अल्मोड़ा का युद्ध जो है यही निर्णायक युद्ध है जिसका नेतृत्व सेनापति ऑक्टर लोनी के द्वारा किया गया। ठीक है, जिसमें नेपाल पराजित होता है और आंग्ल नेपाल युद्ध ऐसे ही समाप्त हो जाता है। इसके बाद एक संधि होती है जिसे सुगौली की संधि कहा जाता है। ठीक है, सुगौली वर्तमान में कहाँ है? बिहार में है। ठीक है, ये इतनी बातें आप लोगों को ध्यान में रखना है, इससे ज़्यादा और कुछ आपसे नहीं पूछा जाएगा। कब होती है ये संधि? तो 1816 ईस्वी में होती है, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है एंग्लो बर्मा वार। ठीक है,
तो एंग्लो बर्मा वार आंग्ल बर्मा युद्ध के साथ क्या क्या कहानी है। तो 3 युद्ध होता है, ठीक है। 1826 पहले ये याद रखिएगा, 26 में 26 जोड़ते हैं तो आ जाता है 52, तो दूसरा आ गया 1852, तो 26 से 52 पता चल गया आपको। और तीसरा युद्ध 1885-86 में चलता है। पहला के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड एमहर्स्ट, ठीक है। इसके बाद जो संधि होती है उसे यान्दबू की संधि बोला जाता है, और यान्दबू की संधि के द्वारा पूर्वोत्तर में अंग्रेज़ों का प्रवेश पहली बार होता है, ठीक है। इसी के बाद अंग्रेज़ पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहली बार पहुंच पाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के दौरान एक सैनिक विद्रोह भी हुआ था। जब बर्मा सैनिकों को भेजना था तो वो सैनिक भारत में मेरठ से बर्मा जा रहे थे, ठीक है। मेरठ से बैरकपुर, बैरकपुर से बर्मा, ठीक है। जब ये सैनिक मेरठ से बैरकपुर जा रहे थे तो कुछ परिस्थिति ऐसी बनी थी कि इन्हें सामान ढोने के लिए सवारी उपलब्ध नहीं कराया गया था, जिस वजह से इन्हें अपना सामान स्वयं ढो के ले जाना पड़ रहा था। और ये लोग जो थे उस समय जितने भी सैनिक हुआ करते थे उसमें से ज़्यादातर ब्राह्मण या फॉरवर्ड कास्ट के होते थे, जो अपने जात पात का ध्यान रखते थे, अपने धर्म का ध्यान रखते थे, और इस वजह से वो अपने खाने पीने का सामान भी अपने साथ लेकर चलते थे, जिस वजह से उनका सामान ज़्यादा भारी हो जाता था। और उनको जब कुछ सवारी नहीं मुहैया कराया गया तो उन्हें सब कुछ खुद पीठ पर ढोकर ले जाना पड़ा, जिस वजह से ये सैनिक मेरठ से बैरकपुर तो पहुंच गए, लेकिन बैरकपुर से आगे जाने से इन्होंने मना कर दिया और यहाँ पे एक विद्रोह हो गया, ठीक है। बाद में अंग्रेज़ों के द्वारा इसे सुलटा लिया गया। ये एक कहानी हो गई प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के साथ। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 में होता है। बस ध्यान यही रखना है कि लॉर्ड डलहौजी जो है ना, उस समय गवर्नर जनरल थे, और परिणाम क्या होता है कि दक्षिण बर्मा पे विजय प्राप्त कर लिया गया। दक्षिण बर्मा को कहीं कहीं लोअर बर्मा भी लिख दिया जाएगा, तो ये ध्यान में रखिएगा। आ जाते हैं तृतीय युद्ध पे। तृतीय युद्ध 1885-86 ईस्वी में होता है। लॉर्ड डफरिन के द्वारा नेतृत्व किया जाता है, या लॉर्ड डफरिन उस समय गवर्नर जनरल होता है। उत्तर बर्मा पर विजय प्राप्त कर लिया जाता है। उत्तर बर्मा कहने का मतलब है कि एक तरह से पूरे बर्मा पे विजय प्राप्त कर लिया जाता है इस युद्ध के बाद। 1935 वो समय है जब बर्मा को फिर से भारत से पृथक कर दिया जाता है, ठीक है। 1935 के एक्ट के द्वारा पृथक किया जाता है। ये पृथक 1937 में होता है। यही हमारी छोटी सी कहानी है जिसे आप लोग समझ गए होइएगा, और इसके साथ ही अंग्रेज़ों का भारत में विजय की यात्रा समाप्त हो जाती है। अब हम लोग अगले क्लास से गवर्नर जनरल कैसे कैसे कार्य करता है भारत में, उसके बारे में चर्चा करेंगे 2-3 क्लास में। जब वो चर्चा समाप्त हो जाएगा तब आधुनिक भारत के इतिहास में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन क्या क्या किया गया, कृषक आंदोलन क्यों हुआ था, क्यों महत्वपूर्ण था, मजदूरों ने क्यों आंदोलन किया था, इस पे हम एक चर्चा करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को सुन रहे होइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।